हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कई प्रकार की होती है और हमारे सिलेबस में क्या है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये है पार्ट वन। ठीक है, पार्ट वन में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और इसके बाद जितने भी पार्ट टू है, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल सभी कंसेप्ट जो है हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर बना करके। अब पार्ट वन में जैसे हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में अभी पता होना चाहिए कि आखिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहला पॉइंट ये आता है इससे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, इसके ऊपर मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और बेसिक सेकेंड ईयर में आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, अल्ट्रा वायलेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब लैब में जाते हो किस केमिस्ट्री लैब में, तो वहां पर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाता है कि लीजिए सर इस कंपाउंड को डिटरमाइन कीजिए कि ये कंपाउंड कौन सा है। तब आप क्या क्या करते हो, सबसे पहले आप उसका फिजिकल टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद केमिकल टेस्ट करते हो। फिजिकल टेस्ट में आपको पता चलता है कि भाई ये एक सॉलिड पर, कोई सपोज दैट कि आपको ऑक्सैलिक एसिड दे दिया गया। ठीक है, सपोज करो एक बार। अब यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड को सबसे पहले आपने देखा कि भाई ये व्हाइट कलर का है, तो आपने कलर देखा तो ये थोड़ा सा आप उसे बोलोगे व्हाइट। केमिस्ट्री में जो कलर होता है उसको बोला जाता है एक तरह से, अगर कोई वाटर कलर होता है उसको बोला जाता है कि केमिस्ट्री के अंतर्गत कि ये कलरलेस है। ठीक है, पानी का कलर कलरलेस होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो जब आपने ऑक्सैलिक एसिड को चेक किया तो अब आपको पता चला कि एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अभी आपको पता नहीं है कि ये ऑक्सैलिक एसिड है, लेकिन आपको जो कंपाउंड दिया गया आप उसका फिजिकल टेस्ट कर रहे हो। फिर आपने उसे गर्म किया, फिर फ्लेम टेस्ट किया। ठीक है, एरोमेटिक है एलिफेटिक है ये जांच किया, फिर सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया कि आखिर ये घुल रहा है या वाटर में या नहीं घुल रहा है। ठीक है, कई तरह के फिजिकल टेस्ट करने के बाद आप चलते हो केमिकल टेस्ट पर। केमिकल टेस्ट में आपने कई तरह के टेस्ट किए, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया, एलिमेंट डिटेक्शन किया कि आखिर एलिमेंट में उस पर सल्फर या हेलोजन या नाइट्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने एलिमेंट डिटेक्शन के बाद आप फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, इसमें आखिर इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको पता है भाई ऑक्सैलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें होगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब आप टेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी आपको नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो कि भाई उसमें कंपाउंड टेस्ट करते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी जैसे सैलिसिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तरह तरह के जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आप वहां पर टेस्ट करते हो। ठीक है, अब उस कंपाउंड का टेस्ट करने के बाद तब जाकर कहीं पर आपको पता चलता है कि ये एक ऑक्सैलिक एसिड अब जाकर कंफर्म हुआ। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, चाहे कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इसका कार्य क्या होता है, ये किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, एक मशीन में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह से आप कह सकते हो एक मशीन है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इस कंपाउंड को रख दिया जाता है। अब ये क्या करता है, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है। जैसे ये आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये टेस्ट ट्यूब में फॉल हुई। ठीक है, अब इस कंपाउंड या मैटर पर जैसे ही इंटरेक्ट होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके बीच जैसे इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन में अब ये पता चल जाता है, इस इंटरेक्शन से फिर एक ग्राफ निकल कर आता है जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। उसी के बेस पर हम पता लगा लेते हैं कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ना तो इस कंपाउंड खर्च हुआ। ठीक है, अगर उसमें आप नॉर्मली तरीके से जैसे आप लैब में टेस्ट करते हो तो उसमें आप कितना सारा ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे ही मतलब खत्म कर देते हो। कभी आप कई कई तरह के टेस्ट करते हो, उसके बाद स्टार्टिंग में तो आप फिजिकल टेस्ट में जब आप उसे बर्न करते हो, फ्लेम टेस्ट जब टेस्ट चेक करते हो, तभी बहुत सारी ऑक्सैलिक एसिड आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खत्म नहीं, आपको कोई लॉस नहीं होगा, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है। तो ये काम कैसे पॉसिबल हुआ, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये काम बहुत ही आसान हो गया। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, देखो द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। ठीक है, उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि भाई एक मैटर है हमारे पास
वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि इस मैटर से इंटरेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो भी उसमें जो घटना होती है वो सब हम चेक करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि भाई किसी भी कंपाउंड को हम आसानी से पहचान सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, बिना लॉस किए उस कंपाउंड का बिना लॉस किए हम पहचान सकते हैं। अब बारी आती है कि HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो NMR स्टेट करता है स्टेटेड दैट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर से रिलेटेड है, मैग्नेट भी यहाँ पर काम आएगा और रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा इसमें क्या होता है इन्वॉल्व्स, इसके अंतर्गत अब देखो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम किस तरीके से क्या पता लगाते हैं, देखो इसमें किस तरह से काम करती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्पिन स्टेट ऑफ ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन द न्यूक्लियस अब्सॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी शायद आपको ना पता चले, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली मैं आपको जब हम धीरे धीरे इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखो, व्हेन द न्यूक्लियस अब्सॉर्ब, जब न्यूक्लियस अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। अब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है, वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने भी प्रकार की होती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव यूज करते हैं। कौन सा, रेडियो वेव। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने यहाँ पर रेडियो वेव को हमने यूज करते हैं। सो अब कहाँ पर, इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। ये सब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में चेक करेंगे। अभी NMR की एक टॉपिक आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो फाइनली आपको पता चल गया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब कई प्रकार की होती है, लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, जिसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है वो प्रोटॉन की फॉर्म में होता है। और ये जो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बेस पर भी। अब ये जो HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या है, जब आप किसी भी कंपाउंड को, सपोज दैट कि हमारे पास कोई कंपाउंड CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम एनालाइज करते हैं। HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, टू एनालाइज ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के बेस पर, ये जो हाइड्रोजन है इनके बेस पर जब हम किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है, तो ये काम कहां पर होता है, ये HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। और देखो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें हम इस कार्बन के बेस पर पता लगाते हैं कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है। अब देखो थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं, फिर हम चेक करेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है, बहुत सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है, एग्जाम पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप देखो BSc थर्ड ईयर में ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपसे MCQs के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, आपको छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा MCQs को सोल्व करने के लिए। जैसे ये हमारे पास CH3 एंड CH2 और CH3 है, दूसरी तरफ हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 एंड यहाँ पर है Cl। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पता लगाती है कि ये कंपाउंड ये है, मतलब ये कंपाउंड इस तरह का है, ये कंपाउंड इस तरह का है। कैसे, वो हाइड्रोजन को चेक करती है, आखिर इसमें कितने तरह का हाइड्रोजन इस कंपाउंड को, अगर वो डिटरमाइन करेगी, जब आप इस सैंपल को वहां पर रखोगे, इस कंपाउंड के सैंपल को, तो वो पता लगाती है कि इसमें हाइड्रोजन कितने तरह के हैं। जैसे देखो ये इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका जो भी सैंपल आएगा, इसका और इसका जो है पीक बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, इसमें जो स्पेक्ट्रम ग्राफ होता है उसमें पीक्स निकल कर आती है, उस पीक को स्टडी करके ही हम पता लगाते हैं। देखो CH3 है और ये CH3 है, इन दोनों की पीक्स लगभग सेम आएगी। ठीक है, और इसमें मतलब यहाँ पर ये दोनों एक ही तरह के हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे 2 तरह के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल सेम है, CH3 की जो पीक आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन इसकी डिफरेंट आएगी।
क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है नहीं, ऊपर से यहाँ पर आपको ये भी पता लगता है, अभी और भी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर तो CH3 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए एक तरह की पीक आएगी निकल करके। यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है तो इसकी पीक थोड़ा अलग निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर और भी कई फैक्ट आएंगे, शील्डिंग फैक्ट, डीशील्डिंग फैक्ट क्या होता है, ये सब आएगा। देखो ये CH3 है और ये CH2 है, ये Cl है। यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 2 तरह के हाइड्रोजन निकल कर आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 एक जैसे हैं और एक CH2, मतलब यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बिल्कुल सेम टाइप का आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक है। इसकी पीक, क्योंकि मैंने आपको बताया है भाई इस तरह की कुछ पीक निकल कर आती है, इस तरह की, ये दोनों सेम आएगी और ये बिल्कुल अलग आएगी, इन दोनों से अलग आएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं CH3 और CH2Cl की, इसकी पीक भी अलग आएगी, ठीक है, इसकी पीक अलग आएगी, इसकी भी पीक अलग आएगी, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पर इसकी पीक जो है वो जो है ज्यादा आएगी, मतलब कि ज्यादा बड़ी होगी, ये ज्यादा इस तरह से होगी। क्यों होगी? देखो यहाँ पर ये जो CH3 है, ये CH2 है, ये Cl है, यहाँ पर आपको जो है 2 तरह के हाइड्रोजन दिखाई देंगे। हालांकि अगर मैं यहाँ पर एक और CH2, यहाँ पर CH3 करके या यहाँ पर CH2 एक और ले लेता इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर कह सकता था कि 3 तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं लेकर दिखा देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा। इसको हम हटा देते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया CH2, अब ले लिया यहाँ पर Cl। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमें 3 तरह के हाइड्रोजन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 तरह का स्टडी किया हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन दिखाई देंगे, हमें मिलेगा। कैसे पता चलता है? देखो CH3 CH2 CH2, ये जो CH3 है इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है तो इसकी पीक अलग आएगी, ठीक है, समझ में आया? इसकी पीक अलग आएगी इस हाइड्रोजन एटम की, इस कार्बन के अराउंड जितने भी हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन की और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसकी पीक अलग आएगी, ठीक है, इससे अलग आएगी। अब ये जो CH2 है इसकी पीक इससे अलग इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि है क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है कि जो किसी भी, जैसे इसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और जैसे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, इस CH2 के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। अब सोचो जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो फील्ड इसके हमने यहाँ पर, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने जो इसके बीच में नॉर्थ और साउथ के यहाँ पर प्रोवाइड की है, इस CH2 जो ये जो CH2 है ये बड़ी पीक देगा, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर सपोज करो कि अगर इसके अराउंड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कोई ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कोई ऐसा एटम या ग्रुप जो कि इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, इसे प्रोवाइड कराएगा, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। समझ रहे? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट लग गया होगा कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। अभी आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं होने, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट कर लो। अब मैं बात करूंगा NMR इंस्ट्रूमेंटेशन क्या कीजिए किस तरह से काम करता है। सो गाइज हेडिंग डालेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से काम करता है, कैसे ये सैंपल इसमें रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है और इसके बीच में कौन कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि पता लगा लेते हैं किसमें जो है स्पेक्ट्रम ग्राफ निकल कर आता है, ये सब हम इसी में चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे आखिर कौन कौन से यहाँ पर डिवाइस है। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक लार्ज मैग्नेट होता है, ठीक है, 2 बड़े चुंबक होते हैं जो कि सैंपल के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज बड़े चुंबक हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इस मैग्नेट के जस्ट यहाँ पर एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस वहां पर आपको सैंपल पर फॉल करना ही होगा। तो यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है यहाँ पर रेडियो वेव जो है सैंपल पर फॉल करता है, ठीक है। ये है डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करता है एनर्जी को, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास एक मॉनिटर के जैसा एक डिस्प्ले होती है जिसमें हम पता लगाते हैं कि आखिर किस तरह का जो स्पेक्ट्रम ग्राफ इसमें जो है शो हो जाता है, और उस स्पेक्ट्रम ग्राफ को चेक करते हैं हम, उसी को देखकर हम बता देते हैं कि आखिर ये जो कंपाउंड रखा गया है टेस्ट ट्यूब में ये कौन सा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कैसे काम करता है। देखो
ये तो हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से डिवाइस हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास जैसे कोई कंपाउंड मिला, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, आपको जब वो कंपाउंड मिला आपने क्या किया, इसमें से ये टेस्ट ट्यूब निकाला, टेस्ट ट्यूब में आपने उस कंपाउंड को भर दिया। सपोज करो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड आपने अब इन दोनों साउथ एंड नॉर्थ पोल चुंबक के बीच में आपने ये रख दिया है। मतलब ये एक तरह से पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये एक एनएमआर मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जरूर दिखाया लेकिन एक पूरे के पूरे मशीन के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। अब क्या होगा, देखो ये जो सैंपल है इस पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो साउथ और नॉर्थ इन दोनों चुंबक बड़े मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही सैंपल को फॉल किया जाता है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है इससे रेडियो वेव इस सैंपल पर फॉल हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने कंपाउंड लिया है उस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करता है उस मैटर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है फॉल करता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या नाम है, रेडियो वेव, ठीक है। वो रेडियो वेव इस मैटर पर फॉल होंगी। जैसे ही फॉल होती है उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, चूंकि हम एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन वो क्या करता है, वो इन रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो भी सैंपल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इन रेडियो वेव को। अब देखो क्या होगा, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसके अंतर्गत, ठीक है, उस जैसे जो भी कंपाउंड आपने लिया है जितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। किसको एब्जॉर्ब करके, रेडियो वेव को। अब देखो जैसे ही वो यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो स्टेबल होने के लिए उनको वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए तभी वो स्टेबल होंगे, ठीक है। अब वो स्टेबल होना चाहता है वो हाइड्रोजन, तो स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज करनी होगी, ठीक है। तो वो जो भी वो एनर्जी रिलीज करेगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी कंपाउंड हो अगर उसमें उसके अंदर एनर्जी आ गई है तो वो स्टेबल नहीं होगा, कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हरकत करना स्टार्ट कर देता है। अब वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ तो उसे एनर्जी जो भी उसने एब्जॉर्ब की गई है, जो भी की हुई थी, उसको रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आकर के स्टेबल होगा। तो अब क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है और उस रिलीज एनर्जी को जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है कि आखिर इसने कितनी एनर्जी रिलीज की है, और उसी के बेस पर यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनकर आता है इस डिस्प्ले पर। समझ में आया। और इसी एनर्जी जो भी यहाँ पर एक ग्राफ बनकर आता है, इसी के बेस पर हम पता लगा लेते हैं कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। इसको फटाफट आप बना लें, नोट कर लें, कुछ भी करें, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लें। सो गाइस फाइनली हमको पता चलता है कि जो भी हाइड्रोजन एटम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए जो भी एनर्जी रिलीज करता है, डिटेक्टर उस एनर्जी को डिटेक्ट करके एक यहाँ पर डिस्प्ले में शो कर देता है, और डिस्प्ले में एक स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ बनकर आता है। उसी ग्राफ में जो पीक्स होती हैं उसी के बेस पर हम उसकी कंपाउंड की पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो इस बेस पर हमें पता चलता है कि आखिर वो कंपाउंड कौन सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और है कि किस तरह के कंपाउंड जो है वो एनएमआर को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने कंपाउंड लिया है तो ये कंपाउंड ग्राफ को दे रहा है, ठीक है, सब कुछ इसमें बिल्कुल सही से पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये एनएमआर एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड भी दो तरीके के हो गए, एक होता है एनएमआर एक्टिव कंपाउंड और एक होता है एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अब एनएमआर एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि एनएमआर में जो है रखने पर परफॉर्म करते हैं, और एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि एनएमआर में कोई भी परफॉर्म नहीं करते। तो ये किस तरह से, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनएमआर एक्टिव कंपाउंड की क्या विशेषता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एटम की बात कर ले, ठीक है, किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस में होते हैं कुछ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव पार्ट वाले चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये है किसी एटम की स्ट्रक्चर में, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो पता चल गया, देखो ये है एटम, ठीक है, सपोज करो ये एटम की स्ट्रक्चर है और बीच में है सेंटर में न्यूक्लियस, और ये है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है
कि अब देखो एनएमआर एक्टिव कंपाउंड क्या है। अब यहाँ पर जो एनएमआर में हम जनरली इलेक्ट्रॉन को नहीं न्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो ये है न्यूक्लियस और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब ये क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और भी अगर हम थोड़ा डेप्थ के अंदर इसके अंदर थोड़ा डीपली इसकी स्टडी करने की कोशिश करें तब हमें पता चलता है जो आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर और ये जो न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है। ये कोई इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव पार्ट है जो कि इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब चारों तरफ से रोटेट करते रहते हैं, घूम रहे हैं अपने एक्सिस के अराउंड। कोई इस तरह से घुमा हुआ है, ठीक है। तो कोई इस तरह से घूम रहा है, कोई आप समझ सकते हैं इस तरीके से घूम रहा है, मतलब इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अब इनके घूमने से क्या होता है कि ये जो इसको बोला जाता है स्पिन, ठीक है। अब इसके घूमने के जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं स्पिन। अब इनकी स्पिन के चक्कर में अब इनमें क्योंकि अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इनकी स्पिन के कारण ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस भी स्पिन शो करता है, ठीक है। अब ये जब स्पिन करेंगे तो इस न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि एनएमआर एक्टिव कंपाउंड वही कंपाउंड है जिसमें अगर सपोज करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हुई, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर हुई तो ये आपस में पेयर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये जब पेयर बना लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो इनका स्पिन होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। टोटल स्पिन 0 हो जाएगा क्योंकि अब देखो ये दोनों आपस में पेयर हो गए, ये भी पेयर हो गया। तो इस तरह से पूरा न्यूक्लियस जब ये पेयर हो जाते हैं तब यहाँ पर जो है टोटल स्पिन जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड है। ये किस तरह का कंपाउंड है, एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड। लिख लेंगे, कंडीशन आपको पता चल गया, एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अब देखो अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एनएमआर एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एनएमआर एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सपोज करो यहाँ पर ये तो पेयर हो गया बट यहाँ पर सपोज करो एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बच गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। अब ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा तो इसके कारण न्यूक्लियस पर भी स्पिन का इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा कंपाउंड है क्योंकि इसमें अब देखो ये कंडीशन क्या है कि एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है जिसमें सपोज इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। अगर सम संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है तो वो आपस में पेयर हो जाएंगे और पेयर होने के बाद टोटल स्पिन जो है न्यूक्लियस का वो 0 निकल कर आएगा क्योंकि वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नहीं होता जो कि ओड नंबर, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा, देखो ये दोनों तो पेयर हो गए बट यहाँ पर एक बच जाता है, संख्या कितनी है 5, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर। तो ओड नंबर में अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल बचा हुआ है, चाहे वो प्रोटॉन का हो चाहे वो न्यूट्रॉन का हो, तो वो पूरे न्यूक्लियस को स्पिन कराएगा, ठीक है। खुद तो स्पिन करेगा, इसकी वजह से पूरे न्यूक्लियस में भी हलचल मची रहेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अब इस तरह से जो भी कंपाउंड होगा उसको बोला करते हैं हम एनएमआर एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनएमआर एक्टिव कंपाउंड। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो एनएमआर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी मशीन होती है उसमें ये जो है वहां पर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। जो भी आपने सैंपल लिया है उसमें एनएमआर एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। उसमें एनएमआर एक्टिव अगर वो एनएमआर एक्टिव कंपाउंड हुआ तभी बराबर में जो है ग्राफ सब कुछ इंटरप्रेट होकर निकल कर आ जाएगा और उसके बेस पर आप पता लगा लोगे। लेकिन अगर एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड हुआ तब वहां पर किसी भी प्रकार से कोई ग्राफ वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह के कंपाउंड आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर सकते हैं, कौन परफॉर्म करता है एनएमआर, किस तरह का कंपाउंड जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में परफॉर्म करता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा थ्योरेटिकली रूप से और एग्जाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th प्लस 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।